अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने इसमें डिटेल के अंदर डिस्कस करना है कि आप चीज़ों को किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। मैंने टाइमलाइन जो है बना ली है। आप टाइमलाइन के ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो आपको तमाम पार्ट्स की अलग अलग टाइमलाइन मिल जाएगी। आप उसकी मदद से अपनी जो है रिक्वायर्ड पार्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो बाकी उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम सबसे पहले पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद तमाम पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है आपने उनको फैक्टराइज करके दिखाना है। अब फैक्टराइज करने के क्या मीनिंग होते हैं? फैक्टराइज करने के मीनिंग होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। यानी अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो और आपने उसको फैक्टराइज करना हो तो आप अपनी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तभी आप कह पाएंगे कि आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में आपने बेसिकली उनको फैक्टराइज करके ही दिखाना है, यही स्टेटमेंट में कहा गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि लिखी हुई है a² + 9a + 8। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। हम इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि ऐसी तमाम एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा होता है उसके ऊपर हाईएस्ट पार्ट 2 हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो, इससे बड़ी कोई पार्ट मौजूद ना हो उन एक्सप्रेशन में अपने वेरिएबल्स या लेटर्स के ऊपर, तब आप उन एक्सप्रेशंस को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि है a² + 9a + 8, इसमें आपके पास वेरिएबल के तौर पे आप कह लें समझने के लिए जो लेटर इन्वॉल्व है वो a है। यहाँ पर 9 के साथ भी a लिखा हुआ है, स्टार्ट में भी एक a है और इस लेटर के ऊपर आपको सबसे बड़ी पार, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इससे बड़ा एक्सपोनेंट कहीं पे भी मौजूद नहीं है इस एक्सप्रेशन में। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल या आपके लेटर के ऊपर हाईएस्ट पार्ट 2 हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो, उससे बड़ी कोई और पार मौजूद ना हो आपके वेरिएबल या लेटर के ऊपर, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बोला करते हैं। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसको आपने फैक्टराइज करके दिखाना है। अब जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने एक मेथड डिवाइस किया हुआ है जिसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड बोलते हैं या कभी कभार स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। उसी मेथड को आपने यहाँ पर सीखना है, वही मेथड अप्लाई करके हम इस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर पाएंगे। अब वो सब चीज़ें डिटेल में है तो मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊंगा, आप वीडियो को अपनी ईज के मुताबिक स्किप करके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? तो स्टेप नंबर 1 मैं आपको समझाने लगा हूँ, यही सेम स्टेप हम अपने तमाम पार्ट्स के अंदर फॉलो करेंगे जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने ये देखना है कि आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अगर वो नहीं लिखी हुई तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाएं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की? वो ये होती है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो है ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके आगे इक्वलिटी का साइन भी आता है क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन का केस है तो मैं इसलिए इक्वलिटी का साइन नहीं लगा रहा। आपने सबसे पहले ये स्टेप देखना है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म जैसी हो। इस फॉर्म जैसी का क्या मतलब है? जिस तरह आप देखें इस फॉर्म के अंदर जो वेरिएबल है वो x है, तो x के ऊपर जो पार्ट 2 है वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई, यानी वो आपका जो वेरिएबल है जिसके ऊपर पार्ट 2 है वो वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में है। उसके बाद उसी वेरिएबल के ऊपर जो पार्ट 1 है वो वाली टर्म बिल्कुल मिडिल में है और एट द एंड सी है। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट बिल्कुल एंड में होने चाहिए। यानी इसके मुताबिक आपने अपनी एक्सप्रेशन को इस तरह अरेंज करना है कि उसमें जो जिसके ऊपर पार्ट 2 आ रही है, जिस वेरिएबल या लेटर के ऊपर पार्ट 2 आ रही है वो वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हो, उसके बाद वही वेरिएबल के ऊपर पार्ट 1 वाली टर्म उसके बाद में लिखी हो यानी बिल्कुल बीच में, और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट वाली टर्म लिखी होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी एक्सप्रेशन जो है टर्म बाय टर्म अरेंज होकर लिखी हुई होनी चाहिए। तो आप देखिए हमारी एक्सप्रेशन पहले से इस फॉर्म में है। तो इस एक्सप्रेशन में जो लेटर था वो a इन्वॉल्व था और a के ऊपर पार्ट 2 जो है ये वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में है पहले से। इसी a के ऊपर जो पार्ट 1 है, कोई पार्ट ना हो तो आप खुद से 1 लिख सकते हैं, वो वाली टर्म बिल्कुल बीच में है और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है। कांस्टेंट का मतलब जिसमें वेरिएबल्स या लेटर्स इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट सिंपल नंबर्स होते हैं जनरली, तो वो आपके पास 8 है, वो बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया, आपकी एक्सप्रेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2।
तो स्टेप नंबर 2 क्या है, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, उसको हम बोलेंगे कॉमन। आपने ये देखना है कि आपकी इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं है, यानी कोई ऐसे वेरिएबल या लेटर्स तो नहीं नजर आ रहे जो आपकी इन तीनों टर्म्स में मौजूद हो, या कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं लिखे हुए नजर आ रहे इन तीनों टर्म्स के अंदर जिनको डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर हो। उसी को हम बेसिकली नंबर्स के केस में कॉमन निकालना भी कहते हैं, कॉमन भी बोलते हैं। तो हमने ये चीज़ें भी देखनी है। तो आप देखें तो वेरिएबल्स या लेटर्स का केस देखें तो यहाँ पर जस्ट आपको एक ही लेटर ए नजर आ रहा है, स्टार्ट में ए स्क्वायर है और दूसरे टर्म के साथ भी एक ए लिखा हुआ है, तीसरी टर्म के साथ ए है ही नहीं। तीनों टर्म में ए होता तो हम कुछ कहते हैं कि कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तीनों टर्म में तो नहीं है, तो इसका मतलब लेटर्स के लिहाज से तो कुछ कॉमन नहीं है। नंबर्स के लिहाज से देखें तो ए स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर के साथ जिस आपकी अगर पहली वाली टर्म के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कोफिशिएंट के तौर पे खुद से 1 लिख लिया करेंगे, खुद से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो इसके कोफिशिएंट के तौर पे आप खुद से 1 लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आप यहाँ पे देखिए नंबर 1 है, यहाँ पर 9 है और 8 है। तो आपने नंबर्स के केस में ऐसे कॉमन देखना होता है कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर होना चाहिए, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 1, 9 और 8 को डिवाइड करता हो, तो इसका मतलब कॉमन भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर मिलना चाहिए था, तभी हम उसको कॉमन बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया कि आपके तीनों टर्म में किसी भी लिहाज से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि जो आपकी सबसे पहली टर्म होगी जिसमें आपके वेरिएबल लेटर के ऊपर पार्ट 2 थी, वो वाली टर्म, उस टर्म में जो आपका कोफिशिएंट है वो देखना है। यानी आपके पास जो ये लेटर लिखा हुआ है ए जिसके ऊपर पार्ट 2 है, आपने इसका कोफिशिएंट हमेशा देखना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, जो इसके साथ लिखा होता है वो है 1। आपने इस 1 को या जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसको हमेशा इस लास्ट वाले कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो आप इस 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे इस लास्ट वाले नंबर से, कांस्टेंट से। और इसका साइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस है तो आप यहाँ पर लिख लें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, माइनस होगा तो लाजमी कंसीडर करना है। तो जस्ट प्लस है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना भी लिखें तो उसका मतलब प्लस ही है, वरना ये साइन आपने हमेशा याद रखना है, ये हम कंसीडर किया करेंगे। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 8, ये आपने यहाँ पर लिख लेना है, ये पॉजिटिव 8, यानी ना भी आप पॉजिटिव साइन लगाएं तो भी पता है आपको ये पॉजिटिव है। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। अब आपने करना है स्टेप नंबर 4 जो लास्ट स्टेप है। अब स्टेप नंबर 4 में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने एक यहाँ पर फर्दर स्टेप्स करने हैं। आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको स्टेप 3 वाला नंबर यानी पॉजिटिव 8 ही मिले, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें तो आपको मिड टर्म मिले। अब आपकी एक्सप्रेशन में मिड टर्म किसको बोला करेंगे, इसको +9a को, साइन समेत +9a। और इसमें ये जो वेरिएबल या लेटर हुआ करेगा इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिएगा, जस्ट इसका कोफिशिएंट देखा करिएगा, यानी इसके साथ जो लिखा हुआ है उसको देखिएगा। तो उसके साथ क्या लिखा हुआ है, जस्ट +9, यानी आपको +9 मिले। यानी स्टेप नंबर 4 में आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके स्टेप 3 वाला नंबर मिले, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को जब आप ऐड करें तो यहाँ पर ये मिड टर्म मिले। मिड टर्म का मतलब वेरिएबल या लेटर को इग्नोर करके इसके अलावा जो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखा हुआ है जो कि +9 है हमारे केस में, वो मिले। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 भी आता है, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड अगर आप कर लें तो वो आपके पास 9 भी आपको देते हैं। तो बड़ा इजी है, आपको पता है 8 1 टाइम्स, अगर आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 1 टाइम्स कितना होता है 8। और इन्हीं 2 नंबर्स में आपने याद रखना है, इनमें जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो यहाँ पर मिड टर्म के पीछे है। यहाँ पर 9 नई मिड टर्म है, इसके पीछे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी जो बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस का साइन होना चाहिए। यहाँ पर 8 पहले से पॉजिटिव है, आप खुद से लिख लें तो ठीक है, ना भी लिखें तो ये पॉजिटिव है, नहीं होगा तो आपने वो वाला साइन यहाँ पर लिख लेना है। तो आप देखें अगर हम इन 2 नंबर्स को चूज करें 8 और 1 को, तो 8 1 टाइम्स 8 भी होता है, और इसी 2 नंबर्स को इन्हीं साइन के साथ 8 और +1 को हम ऐड करें तो 8 + 1 9 भी होता है। यानी ये स्टेप्स भी आपके क्या हो गए क्लियर। कोई एक स्टेप भी फेल हो गया तो याद रखिएगा आप इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसलिए ये दोनों स्टेप्स इस तरह क्लियर होने चाहिए। तो आपको 2 नंबर ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 8 भी मिल रहा है, यानी ये वाला नंबर भी, और उन्हीं 2 नंबर्स को आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म का ये कोफिशिएंट यानी +9 भी मिल रहा है। तो जब आप ये सारे स्टेप्स इस तरह फॉलो कर लें, अब आपने इनको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, पहली वाली टर्म को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, यानी आप यहाँ पर 1a² को एज इट इज नोट डाउन कर लें। इस 1 को लिखे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से आपने स्टेप नंबर 2 को इस तरह ही उतारना है। यहाँ पे पहले 8 लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो यानी पॉजिटिव ही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +8, और उसके साथ वही वेरिएबल या लेटर लिखेंगे जो यहाँ पर मिड टर्म के साथ लिखा होगा। मिड टर्म के साथ 8 है तो आप भी यहाँ पर a ही लिखेंगे, मतलब मिड टर्म के साथ a है तो आप भी यहाँ पर a ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखें, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आप भी पॉजिटिव साइन लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट 1 है तो अब आप यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, और इसके साथ भी इन दोनों टर्म्स के साथ हमेशा वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो यहाँ पर मिड टर्म के साथ लिखा होगा। तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी खुद से a लगाएंगे, और लास्ट टर्म को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से। तो आप इन दोनों टर्म्स को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, पर याद रखिएगा
रखिएगा उनके साइन जो है वो सेम रहने चाहिए, साइन आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो अब आपने यहाँ तक कर लिया, जब आप इस स्टेप तक कर लिया करेंगे, अब आपने पेयर वाइज कॉमन ढूंढना है। पेयर वाइज कॉमन किस तरह होता है, यानी पहले इन दो टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे, फिर इन दो टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे। तो पहले आप इन दो टर्म में देखें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो आप देखें सबसे पहले नंबर्स का केस, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, तो 1 और 8 को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर जो होता है उसी को हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो 1 और 8 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर 1 ही है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 1 को और 8 को दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब इसमें नंबर्स के लिहाज से 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, और 1 को यूजुअली ऐसे केसेस में हम बाहर कॉमन के तौर पे नहीं लिखते, लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो नंबर्स के केस में तो कोई खास कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ होता तो हम लाजमी जो है उसको लिखते। अब आपने क्या देखना है, अब आपने जस्ट इन लेटर्स को देखना है कि वेरिएबल्स या लेटर्स के लिहाज से कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें a² लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, दोनों में सेम लेटर a नजर आ रहा है, बस पार का फर्क है। तो जब भी आपकी तमाम टर्म में ऐसा वेरिएबल या लेटर मौजूद हो जो कि दोनों में तो हो लेकिन पार्ट्स का फर्क हो, तो हमेशा उस वेरिएबल या उस लेटर को कॉमन के तौर पर बाहर लिख लेना होता है जिसके ऊपर पार्ट छोटी होती है दूसरे वाले वेरिएबल या लेटर के लिहाज से। जैसे देखें यहाँ पर a² है, यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है, यानी a के ऊपर पार 1 है, तो इस a के ऊपर पार्ट छोटी है, 1 है, 1 छोटा होता है 2 से, तो आपने इस वाले वेरिएबल या इस वाले लेटर को कॉमन के तौर पे लिख लेना होता है ऐसे सिनेरियो में। तो आप जस्ट यहाँ पर a लिख लेंगे, इसके ऊपर पार 1 लिख ले तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो इन दो टर्म में जस्ट a कॉमन आता था, अब आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब आपको पता है कि कॉमन जब बाहर निकाल लेते हैं, जो चीज़ बच जाती है कॉमन के अलावा उसको अंदर लिखते हैं। तो 1a² में से क्या चीज़ अंदर बची, तो आप देखें बाहर a है, इस a² का क्या मतलब होता है, a² का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a, 2 दफ़ा a जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक a तो बाहर कॉमन के तौर पे लिखा जा चुका है, तो जस्ट कितना बचा है, एक ही a बचा। एक a बचने का मतलब है a की पावर 1, तो आप जस्ट यहाँ पे a लिख लें, a की पावर 1 ही इससे मुराद है, 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो 1a² में से एक a बाहर था, एक a बचा वो यहाँ पे लिख लिया, इस 1 को आप यहाँ पे लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे प्लस का साइन, इधर 8a में से देखें 8 तो बाहर कॉमन आया ही नहीं, तो जो चीज़ बाहर कॉमन नहीं आई वो तो अंदर लिखी जाएगी, 8 लिखें। ये a सेम टू सेम बाहर मौजूद है इसी पार 1 के साथ, यानी जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो विद सेम पार उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये बाहर पहले से आ चुका है तो ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर आ गया a+8। आगे चलें, प्लस का साइन। अब आप देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखें पहली टर्म में एक लेटर a है, दूसरे में a है ही नहीं, तो नंबर्स के लिहाज से देखें 1 और 8 है, और 1 और 8 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर 1 ही मौजूद है, यानी इन दोनों चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो ऐसा केस जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन हो, इसके अलावा कुछ और कॉमन ना हो, तो वहाँ पर आप 1 ही को बाहर कॉमन के तौर पे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 8 में से जस्ट 1 ही कॉमन है, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। आप यहाँ पर भी 1 लिख सकते थे लेकिन a मौजूद था तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर तो जस्ट है ही सिर्फ 1 कॉमन, तो इसलिए साइन के बाद आपने 1 को लाजमी लिखना है। तो जस्ट 1 और 8 में 1 ही कॉमन है, क्योंकि 1 और 8 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर 1 ही है, उसी को हम कॉमन के तौर पर लिखते हैं, तो बाहर 1 लिख देंगे। आगे राउंड ब्रैकेट्स, तो देखिए 1a में से क्या चीज़ बाहर आई हुई है, 1 पहले से आया हुआ है, इसको छोड़ दें, जो चीज़ बाहर नहीं है उसको लिख लें, यानी a बाहर नहीं है इसको लिख लें। प्लस का साइन वैसे ही, इधर 8 है, 8 बाहर कॉमन के तौर पे नहीं आया हुआ, तो जो चीज़ कॉमन के तौर पे बाहर नहीं आई हुई उसको अंदर लिखना पड़ता है, 8 लिख लें और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने यहाँ तक कर लिया। तो याद रखें जब भी आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, इसको मिड टर्म ब्रेक बोलते हैं, तो आपकी ये वाली एक्सप्रेशन जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होनी चाहिए ये सेम है। अगर ये सेम आ रही है तो आपने ऊपर तमाम स्टेप्स ठीक किए, सेम नहीं आ रही तो आपके कोई ना कहीं स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है। तो a+8 दोनों में सेम है, इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक करी है। तो अब आपने क्या करना है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सेम हुआ करेगी उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी यहाँ पर भी a+8 है, यहाँ पर भी a+8 है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर नीचे लिख लिया करेंगे। इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं, ये दोनों में कॉमन ही बाहर आप लिख रहे होते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है यहाँ पर बाहर लिखी हुई है ये a और ये +1 साइन के साथ, इसको भी राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, यानी एक बार ये a और एक बार ये +1। तो ये आप देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि आप a+1 को पहले लिख लें और इस a+8 को बाद में लिख लें। दोनों तरीक़ों से ये आंसर लिखा जा सकता है, दोनों बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं अपनी ईज़ के लिहाज से। तो ये हमने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, इसी को हम फैक्टराइज करना बोलते हैं। तो अब हमने यही स्टेप्स बार बार फॉलो करने हैं बाकी पार्ट्स में भी। तो उम्मीद है मैंने ये डिटेल में चीज़ें समझाई हैं, आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b² + 8b + 15, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करके दिखाना है। तो अगेन पुराने स्टेप्स हमने यूज़ करने हैं जो आपको मैं ए पार्ट में समझा चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 है, और स्टेप नंबर 1 अब आपको समझ आ चुका होगा। हमने ये देखना है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, मैंने आपको लिख के बताई थी, वो बोलते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आती हैं वो इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, यानी उसमें जो वेरिएबल या लेटर इन्वॉल्व है जिसके ऊपर पार्ट 2 है वो स्टार्ट में होना चाहिए, और फिर वही वेरिएबल या लेटर वाली टर्म एक पार्ट 1 के साथ बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, मिडिल में होनी चाहिए, और बिल्कुल लास्ट में आपके पास हमेशा कांस्टेंट लिखी होनी चाहिए। तो आपकी ये वाली जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे लिखी हुई है। आप देखें यहाँ पर बी इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में, और बी के ऊपर जो पार्ट 2 है यानी बी स्क्वायर वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में, यानी स्क्वायर वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में, और उसी के बाद यही सेम लेटर बी बिल्कुल आपको मिडिल वाली टर्म में नजर आ रहा है, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई पार्ट नहीं यानी पार्ट 1 है, यानी ये वाली टर्म बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में, और बिल्कुल लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए, तो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर कांस्टेंट 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आपकी जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये पहले से ही आप कह लें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। आगे है अब आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने देखना होता है कि क्या आपकी इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है कि नहीं है, यानी आपकी इन तीनों टर्म में कोई ऐसा वेरिएबल या लेटर्स तो नहीं आ रहे जो तीनों टर्म में हो, कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं इन तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद हैं जिनको डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर मौजूद हो, इसी को हम कॉमन बोलते हैं। तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है। अब आपके पास जो ये फर्स्ट लिखी हुई है टर्म बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर के साथ कुछ भी कोफिशिएंट के तौर पर नहीं लिखा हुआ। आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी उसमें जो वेरिएबल या लेटर हो इन्वॉल्व हो, अगर उसके साथ कुछ ना लिखा हो तो आप कोफिशिएंट के तौर पर खुद से 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 खुद से लिख रहा हूँ, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में कॉमन देखना है। तो आप देखें यहाँ पर बी है, सेकंड वाली टर्म में भी एक बी लिखा हुआ है, और एट द एंड कोई बी नहीं है, यानी इन तीनों टर्म्स के अंदर बी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बी कॉमन नहीं है। इसके अलावा तो कोई वेरिएबल लेटर मौजूद ही नहीं है इन तीनों टर्म्स के अंदर। और अगर नंबर्स के लिहाज से देखें, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 15 है, तो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर 1 के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। तो अगर आपके पास 1 के अलावा और कोई नंबर मौजूद ना हो तो उसको हम कॉमन के तौर पर नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉमन भी नहीं है। तो कॉमन वाला स्टेप भी आपका क्लियर हो गया। अगर कुछ होता तो फाइंड आउट कर लेते, सेपरेट कर लेते, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। अब आपके पास आता है स्टेप नंबर 3। अब आपने स्टेप नंबर 3 देखना है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, जो आपकी बिल्कुल फर्स्ट टर्म होगी उसमें जो वेरिएबल या लेटर इन्वॉल्व है जिसके ऊपर ये पार्ट 2 लिखा हुआ है, जो कि हमारे केस में बी स्क्वायर है, आपने उसके कोफिशिएंट को जो कि यहाँ पर 1 है, इसको हमेशा आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और लिखा होता तो आप उसको आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने इस 1 को इस पॉजिटिव 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 15। 15 के पीछे प्लस का साइन लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का होता तो लाजमी मेंशन करते हैं। तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, पॉजिटिव 15 आता है। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टेप नंबर 4 करना है, लास्ट वाला स्टेप। अब आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं दो अलग अलग स्टेप में, वो दो नंबर सेम ही होने चाहिए जो कि अलग अलग स्टेप में आप यूज़ करेंगे। वो दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको यही सेम नंबर मिले जो स्टेप नंबर 3 में मिला, यानी पॉजिटिव 15। और उन्हीं दो नंबर्स को जो ऊपर आप लिखेंगे इस 1 वाले में, उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। अब मिड टर्म किसको बोलते हैं, जो आपकी एक्सप्रेशन में बिल्कुल मिडिल में टर्म लिखी हुई बिल्कुल सेंटर में, उसको आप मिड टर्म बोलते हैं, जो कि है पॉजिटिव 8b। इसमें आपने याद रखना है इस वेरिएबल या लेटर को इग्नोर कर दिया करना है और जस्ट इसका कोफिशिएंट कंसीडर किया करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव 8, तो जस्ट आप यहाँ पे लिख लें पॉजिटिव 8, यहाँ पे प्लस का साइन लिख लें तो ठीक है, यहाँ पे भी लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो ऑब्वियस है। तो अब आपने एक ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 15 मिले और उन्हीं दो सेम नंबर्स को ऐड करने के बाद पॉजिटिव 8 मिले। तो बड़ा आसान है, आपको पता है अगर हम 5 ले लें और 3 ले लें, 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, दोनों को आप देखें मल्टीप्लाई करके 15 मिल रहा है। और इस पहले स्टेप में जो भी आप नंबर्स लिखेंगे उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो मिड टर्म के पीछे है। यहाँ पर आपकी इस 8b के पीछे प्लस का साइन है, तो 5 और 3 में से 5 बड़ा है तो 5 के पीछे भी प्लस होना चाहिए, नहीं होगा तो लगा देंगे, अगर पहले से है तो ओके। तो यहाँ पर 5 पहले से ही पॉजिटिव है तो इसलिए आप यहाँ पर लगा दें या ना भी लिखें तो ये ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे कोई और साइन होता जैसे माइनस होता तो हम इसको पॉजिटिव बनाते, वो भी आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा। तो आपकी जो भी बड़ी टर्म है उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो मिड टर्म के पीछे, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने 5 पे भी खुद से पॉजिटिव लगा दिया, अदरवाइज वो पहले भी पॉजिटिव था। तो अब आप देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है और इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप नीचे लिख लें तो 5 और 3 मैंने बिल्कुल एज इट इज लिखा है उन्हीं साइंस के साथ, तो 5 में प्लस 3 करें तो कितना आता है 8 भी आता है। तो अगर ये दोनों स्टेप्स भी क्लियर हो जाते हैं तो आपको आपकी मिड टर्म मिल गई जिसको आपने जिन दो टर्म्स में ब्रेक करना है। तो अब आपने क्या करना होता है, जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लें, ये सारी चीज़ें इस तरह फॉलो हो जाएं, अब आपने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेना, यानी 1b स्क्वायर को एज इट इज लिख लें। अब आपने सेकंड वाले स्टेप से लिखना शुरू करना, यहाँ से, यहाँ पे 5 के पीछे कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव है,
अगर लगा देंगे तो ठीक है, ना लगाएंगे यहाँ पर तो भी ऑब्वियस है, अदरवाइज ना लिखा होता तो आप इसे पॉजिटिव ही कंसीडर करे होते। यहाँ पे मैंने वैसे लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +5 और इस 5 के साथ वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो मिड टर्म के साथ लिखा होगा। यहाँ पर बी है तो आप खुद से यहाँ पर बी लिखेंगे। आगे आप देखें लिखा हुआ है +3, तो आप भी लिखेंगे +3 और इसके साथ भी वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो मिड टर्म के साथ होगा। यहाँ पर बी है तो आप भी लिखेंगे बी। आगे लास्ट वाले टर्म को एज इट इज विद साइन नोट डाउन कर लेंगे इस तरह नीचे। आप 3 को पहले 5 को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, बस इनके साइंस वही होने चाहिए जो यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, इनका ख्याल रखिएगा। तो आगे आप देखें हमने क्या करना होता है, आगे हमने पेयर वाइज कॉमन निकालना होता है, यानी पहले इन 2 टर्म में से कॉमन ढूंढेंगे और फिर इन 2 टर्म में से कॉमन ढूंढेंगे। तो इन पहली 2 टर्म में से आप देख लें कॉमन क्या है। तो पहले नंबर्स की बात कर लें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। 1 और 5 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर जो है वो सिर्फ 1 ही होता है। अगर 1 के अलावा होता तो हम बाहर कॉमन के तौर पर लिख देते, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के अलावा यहाँ पर और भी चीज़ कॉमन के तौर पर आ जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप 1 कॉमन के तौर पे लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है। तो 1 और 5 में तो 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इसके अलावा लेटर्स को देखें तो यहाँ पर b² है और यहाँ पर b है, यानी दोनों टर्म्स के अंदर आपको सेम लेटर b नजर आ रहा है, लेकिन पार्ट्स का फर्क है। यहाँ पे पार्ट 2 है और यहाँ पर कोई पार्ट नहीं, यानी पार्ट 1 है। तो ऐसा केस जब आपके पास कोई वेरिएबल या लेटर आपकी तमाम टर्म्स में नजर आ रहा हो तो आपने उस वेरिएबल या लेटर को कॉमन के तौर पर लिखना होता है जिसके ऊपर छोटी पार मौजूद हो। यानी यहाँ पर b के ऊपर पार्ट 2 है, यहाँ पर b के ऊपर पार्ट 1 है, तो 1 छोटा होता है 2 से, तो आप इस वाले लेटर b को लिखेंगे जिसके ऊपर पार्ट 1 है कॉमन के तौर पर। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे b⁻1 एज अ कॉमन। यहाँ पर 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब जो चीज़ कॉमन के अलावा बच जाती है उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होते हैं। यहाँ पर 1b² लिखा हुआ है, 1 को तो आप यहाँ पर लिख लें तो ठीक, ना लिखें तो भी ठीक। तो b² को आप देखें, b² का क्या मतलब होता है, b² का मतलब होता है b × b, इससे मुराद होता है 2 दफ़ा b। तो एक b पहले से बाहर लिखा जा चुका है, तो जो बच जाएगा वो आप अंदर लिखेंगे, यानी ये एक b बच गया, यानी b⁻1 बच गया, इसको आप अंदर लिख लेंगे। तो पहली टर्म में से तो ये चीज़ बची। आगे प्लस का साइन, यहाँ पर 5b है, 5 तो बाहर कॉमन आया नहीं, जो चीज़ कॉमन नहीं आई उसको अंदर लिखना पड़ता है। ये b सेम टू सेम बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, जो चीज़ बाहर सेम टू सेम कॉमन के तौर पे मौजूद हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज। अब आगे चलें, प्लस का साइन। अब आपने इन 2 टर्म्स में से कॉमन ढूंढना है। तो अब नंबर्स के केस में देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15। 3 और 15 दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है। तो जब भी आपके पास जो टर्म्स में नंबर आ रहे हो उनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मौजूद हो तो आप उसी को कॉमन के तौर पर लिखते हैं। तो 3 और 15 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है, तो आप 3 को यहाँ पर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। इसके अलावा b यहाँ पर इस वाली टर्म में है, आखिरी वाली में है नहीं, तो b तो कॉमन आएगा नहीं, तो इसका मतलब जस्ट 3 कॉमन था, तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएं। अब इधर कैसे करना है, देखिए 3 तो बाहर कॉमन आ गया, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 3 को तो यहाँ पर ना लिखिएगा। तो b बच गया, b बाहर नहीं है, इसको यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर आ गया b। आगे प्लस का साइन। अब यहाँ पर 15 है, तो नंबर्स के केस में आपने क्या करना होता है, आपके पास जो बाहर नंबर होता है कॉमन के तौर पर आपने उसका टेबल पढ़ना होता है और देखना होता है उसके टेबल में कितने टाइम्स ये वाला नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आता है। तो यहाँ पर 15 है, तो आपने 3 का टेबल पढ़ना है क्योंकि बाहर 3 कॉमन के तौर पे मौजूद है। तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, तो 3 5 टाइम्स 15 होता है, उसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख लें 5 और ब्रैकेट को कर दें क्लोज। अब यही काम यहाँ पर 3 के लिए भी कर सकते थे, 3 1 टाइम्स 3 होता है, तब भी यहाँ पर 1 ही आता, जिसको आप लिख लेते तो भी ठीक है, ना लिखते तो भी ठीक है। तो जब आप ये वाला स्टेप कर लेंगे आपने याद रखना है कि आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर सेम एक्सप्रेशन आनी चाहिए हर लिहाज से, साइन के लिहाज से। तो आपके पास देखें यहाँ पर भी b+5 है, यहाँ पर भी b+5 है, तो इसका मतलब आपने अपनी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक करी है। अब आप क्या करेंगे, जो चीज़ सेम होती है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी इधर b+5 है, इधर भी b+5 है, इसको आप एक दफ़ा लिख लेंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से b+5। और इसके अलावा जो चीज़ें बाहर बची होती हैं उनको भी आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर b बचा हुआ है, इसको b लिखें, यहाँ पर 3 के बच्चे साइन के साथ लिखना है, +3 लिखा हुआ है, इधर +3 लिखें और इधर भी आप क्या लगा दें, इस तरह ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास आ गया b+3 मल्टीप्लाई बाय b+5। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख लिया। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी b+5 को पहले लिख लें और b+3 को बाद में लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों चीज़ों का मतलब सेम है, ठीक है। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, यही हमने बी पार्ट में करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो है c² - 9c + 20। अब आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है, तो अगेन आपने मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करना है और उसके लिए वही सेम स्टेप्स यूज़ करने हैं जो इससे पहले पार्ट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है कि आपकी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन को जो इस फॉर्म में लिखी हूँ, यानी ax² + bx + c जैसी लिखी हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल या लेटर आ रहा है उसके ऊपर जो पार्ट 2 इन्वॉल्व है, जिस टर्म में वो वाली टर्म बिल्कुल
स्टार्ट में होनी चाहिए। उसके बाद वही वाला वेरिएबल या वही वाला लेटर जिसके ऊपर पावर 1 है वो बिल्कुल मिडिल में होनी चाहिए, और बिल्कुल एंड पे आपके पास कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। तो आप देखिए हमारी एक्सप्रेशन पहले से ही इस फॉर्म में है, हमारी एक्सप्रेशन में लेटर सी यूज हुआ है, तो सी के ऊपर जो पार्ट 2 है यानी सी स्क्वायर वाली टर्म वो बिल्कुल स्टार्ट में है। उसके बाद इसी सेम लेटर के ऊपर जो पावर 1 वाली टर्म है यानी ये -9c जो लिखा हुआ है इसमें आप ये सी देख सकते हैं जिसके ऊपर पावर 1 है, ये बिल्कुल मिडिल में लिखी हुई है, और बिल्कुल लास्ट में आपके पास कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है जो कि है 20। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, इसका मतलब स्टेप नंबर 1 क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 में देखना होता है कि आपकी इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन है कि नहीं। कॉमन का मतलब क्या इन तीनों टर्म में कोई सेम वेरिएबल या लेटर तो नहीं आ रहा, क्या इन तीनों टर्म में कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं लिखे हुए जिनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर मौजूद हो। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी होती है। तो आपकी पहली तीनों टर्म में आप देखें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद है जो कि तीनों की तीनों टर्म में हो, ना ही कोई ऐसा तीनों टर्म्स के अंदर नंबर मौजूद है जिनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर मौजूद हो। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप भी आपका क्लियर है, स्टेप नंबर 2 भी आपका क्लियर है। 1 के अलावा कुछ कॉमन होता वेरिएबल्स में या लेटर में तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो उससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन सेपरेट करने से आपको फायदा होता है, डिफिकल्टी कम हो जाती है क्वेश्चन की। तो स्टेप नंबर 2 भी क्लियर है। अब स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना होता है जो आपकी फर्स्ट टर्म है जो कि हमारे पास यहाँ पर सी स्क्वायर है, उसमें जो उस सी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उस वेरिएबल या लेटर जिसके ऊपर पार्ट 2 मेंशन होती है उसका जो कॉफिशिएंट होगा यानी उसके जो साथ लिखा होगा उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपका वेरिएबल या लेटर जिसमें जो कि इस फॉर्म में हो यानी सी स्क्वायर जिस तरह हमारे पास है इस फॉर्म में हो तो उसके साथ कुछ ना लिखा हो तो आप खुद से उसके लिए क्या लिख लेंगे 1। जिस तरह हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो सी स्क्वायर था, उसके साथ एज अ कॉफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ था तो आपने 1 लिख लेना है। तो आपने स्टेप नंबर 3 में इस कॉफिशिएंट को हमेशा लास्ट में लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट में जो लिखा हुआ नंबर है वो है पॉजिटिव 20, तो स्टार्ट में जो कॉफिशिएंट था वो था 1, तो आप यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पॉजिटिव 20 के साथ। 20 के पीछे प्लस का साइन ना भी लगाएं तो ऑब्वियस है, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में ये देखना होता है आपने 2 फर्दर स्टेप्स करने होते हैं, और वो स्टेप्स ये हैं कि आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिले जो स्टेप नंबर 3 में मिला था यानी 20, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म क्या होती है आपकी एक्सप्रेशन में जो बिल्कुल सेंटर में लिखी हुई है यानी -9c। इसमें आपने इस वेरिएबल को लेटर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना होता है, जस्ट ये -9 को यहाँ पर लिख लीजिएगा यानी 9 और उसके साथ साइन लाजमी लिखिएगा जो कि यहाँ पर माइनस है। प्लस होता तो यहाँ पर प्लस ना भी लिखते तो ऑब्वियस होता, माइनस है तो लाजमी लिखिएगा। तो अब आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करने से -9 आए। तो आपको पता है कि एक नंबर हमें पता है 5 और एक नंबर पता है 4। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाता है। तो पहले तो वो नंबर्स यहाँ पर लिख लें 5 और 4। अब जब भी आप इस पहले स्टेप में कोई नंबर्स लिखेंगे तो आपने याद रखना है कि आपके इन नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो यहाँ पर मिड टर्म के पीछे है। यहाँ पर मिड टर्म 9c है, उसके पीछे माइनस का साइन है, और 5 और 4 में से 5 बड़ा है तो 5 के पीछे माइनस का साइन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप खुद से लगा देंगे, तो यहाँ पर नहीं है, मैं 5 के पीछे खुद से माइनस लगा देता हूँ। अब यहाँ पर माइनस लगाने से इशू ये बनेगा कि अब -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप -5 को पॉजिटिव 4 से करेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में नेगेटिव नंबर आएगा यानी -20 आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव 20। तो जब आपके पास ऐसा इशू बन जाए कि साइन लगाने से यहाँ पर वो वाला नंबर ना बने जो यहाँ पर चाहिए हो, तो फिर आपके पास जो दूसरा नंबर होता है उसके भी साइन चेंज कर दीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर -5 के अलावा जो दूसरा नंबर है वो है 4, तो इसका साइन चेंज कर दें। अगर ये प्लस है तो माइनस बना दें, माइनस है तो प्लस बना दें। तो ये पॉजिटिव 4 है, मैं इसको खुद से क्या लिख देता हूँ, माइनस। अब आप देखें जब हम नेगेटिव नंबर को किसी एक और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में पॉजिटिव नंबर आता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 4 टाइम्स क्या होता है 20, यानी स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया। अब आपने बस ये चेक कर लेना है कि क्या इन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने से -9 आता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे भी -5 और यहाँ पर भी हम -4 लिख लें तो अब हम ये सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे आपको समझ आ गया होगा कि बिल्कुल आता है। तो -5 लिखें, बीच में प्लस का साइन, इधर ब्रैकेट्स में -4 लिख लें। जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस करना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 4 प्लस करें 9 आता है, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 5 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस। तो देखिए -9 ही आता है। इसका मतलब आपके दोनों स्टेप्स भी क्लियर हो गए, तो स्टेप नंबर 4 भी क्लियर हो गया। तो अब आपको आपकी मिड टर्म ब्रेक आपको पता चल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, जो पहली वाली टर्म है इसको एज इट इज लिखेंगे यानी 1c² को एज इट इज। इसके बाद इस वाले स्टेप नंबर 2 से लिखना शुरू करेंगे जो बिल्कुल एंड पे होता है। यहाँ पे पहली टर्म -5 है, आप लिखेंगे -5। इसके साथ वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो मिड टर्म के साथ होता है, यहाँ पर c है तो c लिखें। आगे आएगा पॉजिटिव, आगे इसमें -4 है, तो आपने जो नंबर चूज किया होगा उसका जस्ट साइन लिख लेना, वही काफी होगा। इस पॉजिटिव को ना भी लिखे तो ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है प्लस माइनस ने बाद में दोबारा से माइनस तो बन जाना है। तो
जो आपने नंबर यहाँ पर चूज़ किया होगा उसके जो पीछे साइन यहाँ पर चूज़ किया होगा वही आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर -4 है तो आप भी -4 ही लिख लें और इसके साथ आप C लिख लें दोबारा से, वही लेटर जो आपके मिड टर्म के साथ मौजूद है, और एट द एंड बिल्कुल +20 लिख लें। आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं लेकिन साइन यही रखिएगा, तब चीज़ें ठीक रहेंगी। तो आगे आप यहाँ पर लिखें। अब आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है इन दो में से भी और इन दो में से भी। तो पहली दो टर्म में आप देखिए 1 और 5 एज अ नंबर मौजूद है, तो 1 और 5 को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर मौजूद नहीं है, तो इस 1 को आप कॉमन के तौर पे लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो इस केस में ठीक है। और लेटर्स के केस में देखें तो यहाँ पर C² है, यहाँ पर C है, यानी दोनों में सेम लेटर C इन्वॉल्व है। तो जब भी आपकी तमाम टर्म में सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद हो लेकिन उनकी पार्ट्स का फर्क हो, जैसे यहाँ पर फर्क है, यहाँ पे C पे स्क्वायर है और यहाँ पे C पे कोई पार्ट नहीं यानी 1 है, तो आपने उस वेरिएबल या लेटर को कॉमन के तौर पे लिखना होता है जिसके ऊपर छोटी पार होती है। तो इधर C के ऊपर वार 1 है, 1 छोटा होता है 2 से, तो इसलिए आप C⁻1 को कॉमन के तौर पे यहाँ पर लिख लेंगे। इसके अलावा इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब कॉमन के अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं उसको अंदर लिखते हैं। जैसे 1C² में से आप देखें क्या चीज़ बची, तो C² को आप देख लें, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो C² को आप देखें, इसका मतलब होता है C×C यानी 2 दफ़ा C, तो एक C तो बाहर कॉमन के तौर पे आ चुका है, तो जस्ट एक C बचता है यानी C⁻1 बचता है, उसी को आप यहाँ पर लिख लें। आगे माइनस का साइन। 5C में से देखें 5 तो बाहर कॉमन नहीं है, तो जो चीज़ बाहर कॉमन के तौर पे नहीं है उसको अंदर लिख लें, 5 को लिख लें। और ये C⁻1 विद बाहर भी C⁻1 एज अ कॉमन मौजूद है, जो चीज़ बाहर सेम टू सेम विद सेम पार मौजूद हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो C⁻1 बाहर पहले से है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे माइनस का साइन आएगा। अब देखिए 4C और 20 में से क्या कॉमन है, तो पहले नंबर्स का केस देखें तो 4 और 20 को डिवाइड करने वाले दो नंबर्स मौजूद हैं, एक 2 भी इन दोनों को डिवाइड करता है और एक 4 भी इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो आपके नंबर्स को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो 4 सबसे बड़ा है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो 4 बाहर आ जाएगा कॉमन। लेटर्स के केस में देखें यहाँ पर C है, 20 के साथ कोई C जैसा है ही नहीं, तो इसका मतलब C तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेटर्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब याद रखिएगा जब भी बाहर नेगेटिव का साइन हो और आप ब्रैकेट हटा रहे हो या लगा रहे हो तो अंदर साइन लाजमी चेंज होते हैं, तो ये बीच वाला साइन लाजमी चेंज होगा। अब आप यहाँ पर से देख लें, यहाँ पर 4C है, 4 आप बाहर पहले से कॉमन के तौर पे लिख चुके हैं, जो चीज़ आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख चुके हो सेम टू सेम उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट C बचेगा तो C को लिख लें। ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज, यानी माइनस हो जाएगा। माइनस होता है तो प्लस कर देंगे, प्लस होता है तो माइनस कर देंगे, जब भी बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट्स लगा रहे हो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे जस्ट नंबर रह गया। नंबर के केस में किस तरह लिखते हैं अंदर चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि कोई जो चीज़ आपने बाहर नंबर के तौर पे कॉमन लिखी होती है आप उसका टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं उसके टेबल में ये वाला नंबर कितने टाइम्स आता है, जितने टाइम्स आता है उसी नंबर को यहाँ पर लिखते हैं। तो 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, तो 20 की जगह पे क्या आएगा 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप ये स्टेप कर लें आपने देख लेना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होनी चाहिए, सेम टू सेम, तो यहाँ पे भी C-5 है, ये भी C-5 है, इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक ठीक करी है। तो जो एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ सेम टू सेम होगी उसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है, यानी आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे, आप C-5 को एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं C-5 को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक दफ़ा। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी, जैसे यहाँ पर इनके बाहर इधर C बचा और इधर -4 बचा, इनको मिलाकर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, यानी आप दोबारा से राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, एक में आएगा C और एक में आएगा -4 और राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसमें से किसी भी चीज़ को पहले और बाद में लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे कि C-5 को पहले लिख लें और C-4 को बाद में लिख लें, इस तरह भी ठीक है। तो आपने अपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। आप देख सकते हैं ये दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये C पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी में जो एक्सप्रेशन है वो है D² -16D + 28। अगेन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है, तो हम मिड टर्म ब्रेक मेथड ही की जो है मदद लेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आइए चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपकी एक्सप्रेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं ax² + bx + c को, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इस तरह की दिख रही हो, इस तरह की लिखी हो, तो आप कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले से ही इस फॉर्म में लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जिस तरह यहाँ पर x इन्वॉल्व है, तो x² वाली टर्म स्टार्ट में होनी चाहिए, यानी वो वेरिएबल या वो लेटर जिसके ऊपर पार्ट 2 है वो वाली टर्म स्टार्ट में होनी चाहिए। उसके बाद उसी सेम वेरिएबल के ऊपर जो पार्ट 1 है वो वाली टर्म बीच में होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पर है, और बिल्कुल एंड पे c यानी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो आपकी एक्सप्रेशन में भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो लेटर इन्वॉल्व है वो d है, तो देखिए D² यानी स्क्वायर वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में है और इसी सेम लेटर के ऊपर जो पार्ट 1 वाली टर्म है वो बिल्कुल सेंटर में लिखी हुई है और बिल्कुल लास्ट
लास्ट में कांस्टेंट 28 लिखा हुआ है। यानी आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर है, आपकी एक्सप्रेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं होती तो पहले इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। अब स्टेप नंबर 2 आपने देखना है कि आपकी इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं है, यानी कोई चीज़ एक जैसी तो नहीं है वेरिएबल्स के लिहाज से या नंबर्स के लिहाज से, तो आपने उस चीज़ को कॉमन के तौर पे फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देखिए इन तीनों टर्म में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पर स्टार्ट में एक लेटर डी इन्वॉल्व है, बीच में भी डी लेटर नजर आ रहा है, आखिरी में नजर ही नहीं आ रहा, यानी डी तो कॉमन नहीं है। नंबर्स के केस में आपने ये देखना होता है कि आपकी टर्म में जितने भी नंबर्स आ रहे हो उनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर मौजूद होना चाहिए। तो इधर आपके साथ डी स्क्वायर के साथ तो कोई भी एज अ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले से 16 है, यहाँ पर लास्ट वाली टर्म में 28 है, तो 1, 16 और 28 को डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन नंबर 1 के अलावा मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसमें नंबर्स के लिहाज से भी कुछ भी कॉमन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में करना होता है कि जो आपकी पहली टर्म है स्क्वायर वाली टर्म, जिसमें वेरिएबल लेटर के ऊपर स्क्वायर होता है, इसके कोफिशिएंट को जो कि यहाँ पर 1 है, इसको आपने हमेशा लास्ट में लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में पॉजिटिव 28 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख दें कि 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है पॉजिटिव 28 के साथ। तो 1 टाइम्स 28 कितना होता है, वो होता है 28। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में आपने 2 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाले नंबर यानी 28 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने से आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म यहाँ पर है -16d। आपने इस वेरिएबल या लेटर को इग्नोर कर देना होता है, जैसे इस कोफिशिएंट को देखना होता है। ये कोफिशिएंट है 16 और इसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -16। अब आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 28 आए और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को ऐड करने से जो है -16 मिले। तो आप देखें 2 से स्टार्ट करें तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। आप यहाँ पे लिख दें 2 को अगर हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। अब मैंने आपको कहा है जब भी आप इस पहले स्टेप पे नंबर्स लिखेंगे तो इनमें जो बड़ा नंबर हुआ करेगा उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो आपके मिड टर्म के पीछे है। अगर नहीं होगा तो आपने लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे मिड टर्म 16d है, इसके पीछे नेगेटिव साइन है, और आपके पास जो यहाँ पे दोनों नंबर्स लिखे हुए इनमें बड़ा वाला नंबर 14 है, उसके पीछे नेगेटिव साइन होना चाहिए था। अगर नहीं है तो आप लगा दें, यहाँ पर नहीं है मैं खुद से लगा देता हूँ, यानी ये -14 बन गया। अब -14 बनाने से यहाँ पर एक इशू होगा कि अब अगर आप 2 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में एक नेगेटिव नंबर आता है, यानी अब आएगा -28। जबकि आपको क्या चाहिए, आपको तो पॉजिटिव 28 चाहिए। तो जब आपके पास साइन लगाने से वो वाला नंबर ना मिल रहा हो जो कि यहाँ पर चाहिए था, तो आपने जो दूसरा नंबर है इस पहले वाले नंबर के अलावा जिसका साइन आपने चेंज किया था उसके भी साइन चेंज कर देने हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देना है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इसके पीछे कोई साइन नहीं, आप खुद से क्या बना दें, नेगेटिव। और अब आप चेक करें तो अगर अब आप -2 को -14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कोई भी 2 नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो आंसर में पॉजिटिव नंबर मिलता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 14 टाइम्स कितना होता है, 28। तो अब आप देखें आपको पॉजिटिव 28 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका ये पहला वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड स्टेप है कि अब आपने बस ये देख लेना है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके -16 भी मिल रहा है कि नहीं। तो -2 में अगर आप प्लस करें -14 तो आपको -16 ही मिलता है। मैं आपको करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस चीज़ को रिमूव करके। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है -2, ये प्लस का साइन, और ब्रैकेट्स में आप लिख लें -14। आप इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 आ जाएगा। अभी दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करना है। तो 2 में 14 प्लस करें तो 16 होता है। साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, 14 के पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो देखें -16 आ रहा है, इसका मतलब स्टेप नंबर 2 भी क्लियर। तो जब ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए, अब आपको पता है आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखनी है जो कि है 1d²। आप इस 1 को लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे आपने यहाँ से लिखना है इस वाले स्टेप से। यहाँ पे -2 है, आप लिखेंगे -2। इसके साथ वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो आपके मिड टर्म के साथ होता है। यहाँ पर d है तो आप लिखेंगे d। आगे आप लिखेंगे -14। आपने जो दूसरा नंबर सेलेक्ट किया होता है उसका जो साइन होता है वही लिखें। इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे आप कह लें इस फर्स्ट स्टेप में जो नंबर के पीछे साइन होगा वही यूज़ कर लें। कोई ना हो तो प्लस यूज़ कर लें, साथ लिखा हो माइनस तो माइनस ही लिखें। तो यहाँ पे 14 के साथ माइनस है तो आप लिखेंगे -14। सेम लेटर वही आएगा d इसके साथ भी, और आखिरी वाले टर्म को हम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको पता है हमने पेयर वाइज कॉमन निकालना है, पहले इन 2 टर्म में से फिर इन 2 टर्म में से। तो यहाँ पे नंबर्स के केस को देखा जाए, यहाँ पे 1 है और 2 है, और 1 और 2 को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पर आप 1 को कॉमन लिख भी सकते हैं। इस केस में 1 को कॉमन ना भी लिखें तो भी ठीक है, लिख लें तो भी ठीक है। तो मैं 1 को यहाँ पर नहीं लिख रहा। तो वेरिएबल्स एंड लेटर्स का केस देखें, यहाँ पर d² है, यहाँ पर d है, यानी आपकी दोनों टर्म में सेम लेटर d मौजूद है लेकिन डिफरेंट पार्ट्स के साथ। तो ऐसे केस में आपको बता चुका हूँ, जब भी आपके टर्म में सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद हो लेकिन
लेकिन उनकी पार्स डिफरेंट हो तो आपने उस वेरिएबल या उस लेटर को कॉमन के तौर पे लिख लेना होता है जिसके ऊपर छोटी पार होती है। यहाँ पे डी के ऊपर पार 2 है, यहाँ पे डी के ऊपर पार 1 है, तो 1 छोटा होता है 2 से, तो इसका मतलब डी रेज़ टू पावर 1 को आप कॉमन के तौर पे यहाँ पर लिख लेंगे, जो मैंने लिख लिया। इसके अलावा इन दो में से कुछ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स लगा लें। अब कॉमन के अलावा जो चीज़ बचती है उसको अंदर लिखते हैं। तो 1d² में से क्या बचा, 1 को तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लें, ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो d² को देख लेते हैं। तो d² का मतलब होता है d मल्टीप्लाई बाय d, तो 2 दफ़ा d, तो एक d तो बाहर कॉमन के तौर पे आ चुका है, तो एक d बच गया, जिसका मतलब है d रेज़ टू पावर 1 बच गया, उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। आगे माइनस का साइन, 2d में से 2 तो बाहर कॉमन नहीं आया, तो 2 को तो लिखना पड़ेगा। d रेज़ टू पावर 1 पहले ही बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर मौजूद हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। d रेज़ टू पावर 1 का मतलब यही है d, तो ये बाहर मौजूद है सेम टू सेम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन। अब 14d और 28 में देखना है क्या चीज़ कॉमन है, तो नंबर्स के केस में देखें, यहाँ पे 14 है, यहाँ पर 28 है, तो 14 और 28 को डिवाइड करने वाले काफ़ी नंबर है, यानी 14 और 28 आप कह लें 2 पर भी डिवाइड होता है, और यही दोनों नंबर 14 पे भी डिवाइड होते हैं। तो नंबर के केस में हमेशा ऐसे कॉमन निकालते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं जो आपके टर्म्स में आने वाले नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो सबसे बड़ा नंबर 14 ही है जो इस 14 और 28 को डिवाइड करता है, तो उसी को कॉमन के तौर पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। लेटर्स के केस में कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ पर डी है, वहाँ पर है ही नहीं, तो कॉमन ही नहीं है। तो इसका अलावा इसका मतलब यहाँ पर बस ये -14 ही कॉमन था। तो अब आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी है, जो चीज़ बच गई है कॉमन के अलावा उसको अंदर लिखना है। तो पहली टर्म में से आप देखें 14 तो बाहर लिखा जा चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डी बच जाता है, तो डी को लिख लें। और आपको बताया जब भी बाहर नेगेटिव साइन हो, आप ब्रैकेट्स लगा रहे हो या हटा रहे हो, अंदर साइन लाजमी चेंज करना है। तो ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो माइनस प्लस माइनस, ये आप याद रखिएगा। अब आपके पास एक नंबर है, नंबर के केस में आपको मैंने बताया किस तरह लिखनी होती है अंदर टर्म। आप जो बाहर नंबर कॉमन निकाला होता है उसका टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइम्स ये वाला नंबर आता है। तो 14 कितने टाइम्स 28 होता है, 14 2 टाइम्स 28 होता है, तो यहाँ पे आप 28 की जगह पर 2 लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपने जब ये स्टेप कर लें, आपने देख लेना है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशंस आ रही हैं वो सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम टू सेम है आपने स्टेप्स ठीक किए हैं, अगर नहीं है तो उसका मतलब ऊपर कहीं पे कोई गलती हुई है। तो अब आप देखें आपके दोनों एक्सप्रेशन सेम है, d-2, इसका मतलब आपने चीज़ों को ठीक किया है। तो आप इन जो चीज़ सेम आ रही होगी आप उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी यहाँ पर भी d-2 है, इधर भी d-2 है, इसको एक दफ़ा लिख लें, इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं। तो ये आपने एक तरह का d-2 को कॉमन निकाल लिया, और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी उसको ब्रैकेट्स के अंदर मिलाकर अलग से लिख लें, यानी यहाँ पर बाहर d बचा तो राउंड ब्रैकेट डालें d, और यहाँ पे 14 यानी -14 बचा, साइन साथ लिखना है, तो यहाँ पे बचा d-14, इसको इस तरह लिखें और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो ये आपने अपनी इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब याद रखें आप d-14 को पहले और d-2 को बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से इसका आंसर लिखना ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर डी। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है वो है f² + 6f - 16। तो अब आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है, और अगेन हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से ही इसको करेंगे, जिसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिस तरह मैं आपको पिछले पार्ट से समझाता आ रहा हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपने देखना होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी लिखी होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको जो यहाँ पर मैंने पहले से लिखी हुई है ax² + bx + c। तो आपकी भी एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। इस फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल या आप कह लें लेटर इन्वॉल्व होता है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, यानी वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 होती है, वो वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में होनी चाहिए। उसके बाद वो वाला वही सेम लेटर या वही सेम वेरिएबल जो यूज हुआ होता है उस एक्सप्रेशन में, उसके ऊपर जो पावर 1 होती है x⁻⁴ जिस तरह यहाँ पे लिखा है, ये वाली टर्म बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, और बिल्कुल लास्ट में कॉन्स्टेंट लिखा होना चाहिए। यही टर्म्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो आप देखें आपकी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें टर्म्स की अरेंजमेंट बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। यानी यहाँ पर जो लेटर यूज हुआ है वेरिएबल के तौर पे आप कह लें f है, और f के ऊपर जो स्क्वायर है यानी f² वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में है, और इसके बाद f⁻⁴ वाली टर्म बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल सेंटर में है, और लास्ट में बिल्कुल कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर 16 लास्ट में लिखा हुआ है यानी -16। तो इसका मतलब आपकी ये एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिख रही है और बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसका मतलब आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अगर ये इस फॉर्म में ना होती तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखते, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में आपने देखना होता है कॉमन। कॉमन किसको बोलते हैं, कॉमन का मतलब है कि आपकी तीनों टर्म में कोई एक जैसा वेरिएबल या लेटर तो नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, आपकी तीनों टर्म में कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं मौजूद जिनको डिवाइड करने वाला कॉमन कोई नंबर मौजूद हो। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो आपने कॉमन फाइंड आउट कर लेना है, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ना भी करें तो भी चीजों को आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से चीजें आसान हो जाती हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें जो पहली टर्म है उसमें f² लिखा हुआ है। अगर आपके पास जो पहला लेटर या वेरिएबल है जिसके ऊपर स्क्वायर मेंशन्ड है उसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं है एज अ कोफिशिएंट, तो आप खुद से वहां पर 1
लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया, इससे आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आता। अब आप नोटिस करें नंबर्स के केस में 1, 6 और 16 है इन तीनों टर्म्स के अंदर। इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा और कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि 1 के अलावा कोई और नंबर मौजूद ना हो, इसका मतलब इनमें नंबर्स के केस में कोई कॉमन नहीं बनता। अब 1 को यहाँ पर कॉमन लिख लें या ना लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं लिखा करेंगे। इसके अलावा आप देखें वेरिएबल्स या लेटर के केस में आप नोटिस कर लें तो पहली वाली टर्म में f² है, दूसरी वाली टर्म में f है, तीसरी वाली में f है ही नहीं। इसका मतलब लेटर्स या वेरिएबल्स के लिहाज से भी कुछ भी कॉमन नहीं बनता। तो स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, जो आपकी पहली टर्म है आपने उस पर फोकस करना है, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पर f² लिखा हुआ है। तो जो भी आपका वेरिएबल या लेटर के ऊपर स्क्वायर होगा यानी वो वाली टर्म, उसके कोफिशिएंट को, तो उसके जो साथ लिखा होता है उसको उसका कोफिशिएंट बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर पहली टर्म f² है, तो f² का जो कोफिशिएंट है वो है ये 1। आपने इस 1 को हमेशा लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वो है -16। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, -16 के साथ। और आपको पता है जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में नेगेटिव नंबर ही आता है। सो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। 16 1 टाइम्स कितना होता है, 16। तो ये आपने स्टेप नंबर 3 कर लिया। अब आपने करना है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में 2 स्टेप्स आपको फर्दर करने पड़ते हैं। अब आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके स्टेप 3 वाला नंबर यानी -16 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करके मिड टर्म मिले। मिड टर्म किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में लिखी होती है, इसी को हम ब्रेक कर रहे होते हैं, इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में लिखी हुई है +6f। तो आपने इस लेटर को इग्नोर कर देना होता है, कोफिशिएंट को कंसीडर कर लेना होता है, जो कि जस्ट +6। तो आप जस्ट यहाँ पे लिख लें +6। तो अब आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास -16 आए और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करके आपके पास क्या आए, 6 आए। तो आपको पता है कि हमने एक चीज एक 2 नंबर्स हम जानते हैं, एक है 8 और एक है 2। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 तो आ जाता है, जस्ट साइन का प्रॉब्लम रह जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर -16 चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप यहाँ पर कोई से भी 2 नंबर्स लिख लें, उनमें जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो यहाँ पर मिड टर्म के पीछे है। तो यहाँ पर आप देखें मिड टर्म 6f है, उसके पीछे प्लस है। यहाँ पर 8 और 2 में 8 बड़ा नंबर है, उसके पीछे प्लस है। तो आप यहाँ पर प्लस लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ऑब्वियस था। तो ये आपने चेक कर लेना है। तो अगर आप नोटिस करें अभी इससे वर्कआउट नहीं हो रहा, क्योंकि 8 को 2 से करें तो +16 आता है, -16 नहीं आता। तो अगर आपके पास यहाँ पर साइन प्लेस करने के बाद भी ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होकर वो वाला नंबर ना दे रहे हो जो चाहिए, तो जो दूसरा नंबर होगा उसका भी साइन चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 के पीछे कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देना है। तो ये पॉजिटिव है, इसको आप बना दें नेगेटिव, इस तरीके से। अब आप नोटिस करें +8 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का ही आएगा, और 8 2 टाइम्स 16 होता है। अब इन्हीं 2 नंबर्स को नीचे भी लिख के देखें कि ये वाला स्टेप भी पूरा होना चाहिए कि +8 में अगर प्लस कर दें -2 तो क्या 6 आता है कि नहीं। तो ये बिल्कुल आता है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर मिटा दूँ ताकि आपको वर्किंग बता सकूँ। तो अब मैं आपको ये वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। आप लिख सकते हैं 8 प्लस का साइन और ये दूसरा नंबर -2। अब आप इनको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8 - 2। तो 8 - 2 कितना होता है, 6। तो देखिए 6 ही मिल रहा है, यानी आपको 2 नंबर्स ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके -16 भी आता है और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को प्लस करके +6 भी आता है, यानी मिड टर्म भी आती है। तो जब ये सारे स्टेप्स इस तरह क्लियर हो जाए, अब आपने इनको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहली वाली टर्म वैसे यानी 1f² वैसे, इस 1 को लिख लें, ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे आपने यहाँ से लिखना शुरू करा इधर से, इस वाले स्टेप से। तो यहाँ पे देखिए +8 है, आप +8 लिखें, इसके साथ वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो मिड टर्म के साथ होता है। यहाँ पर f है तो यहाँ पर भी f आएगा। अब आपने अगला नंबर लिखना है, अगला नंबर -2 है। आप इस प्लस को ना लिखें, जस्ट जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसका जो साइन होता है उसको लिख लें। अगर कुछ ना लिखा हो तो प्लस ही लिख लीजिएगा, अगर इस नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस ही आप लिखिएगा। तो आप लिखेंगे -2, इसके साथ भी सेम लेटर f, और लास्ट वाली टर्म आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से। आप 2f को पहले और 8f को बाद में भी लिख सकते हैं, बस इनके साइन यही रहने चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट पेयर वाइज कॉमन निकालना है, पहले इन 2 टर्म में से फिर इन 2 टर्म में से। तो 1f² और 8f में से अगर आप कॉमन देखें तो 1 और 8 नंबर्स के लिहाज से देखें तो 1 और 8 को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है 1। तो आप यहाँ पर 1 को कॉमन लिख सकते हैं, 1 कॉमन यहाँ पर ना भी लिखें स्टार्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जस्ट आप वेरिएबल या लेटर को देखें, यहाँ पर f² आ रहा है और दूसरी टर्म में भी f आ रहा है। जब भी आपकी टर्म्स में सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद हो, जस्ट उनमें पार्ट्स का फर्क हो, जिस तरह यहाँ पर f² है और यहाँ पर f के ऊपर पार 1 है, तो उस वेरिएबल या उस लेटर को कॉमन के तौर पर लिख लिया जाता है जिसके ऊपर छोटी पार होती है। जिस तरह इधर f के ऊपर पार
1 है, इधर 2 थी, तो 1 छोटा होता है 2 से, तो इस f रेज टू पावर 1 को आप कॉमन के तौर पे बाहर लिख लेंगे इस तरीके से। अब आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा लेनी है क्योंकि इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अब जो चीज़ कॉमन के अलावा बचती है उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे 1f² में से आप 1 को यहाँ पे लिखना चाहे लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो f² को अगर हम डिस्कस कर लें तो f² का मतलब होता है f मल्टीप्लाई बाय f, यानी 2 दफ़ा f। तो एक f तो आप देख सकते हैं बाहर लिखा हुआ है, तो एक f बच जाएगा, एक f का मतलब f रेज टू पावर 1 बच जाएगा, उसको आप लिख लें। आगे प्लस का साइन, 8f में से आप देखें 8 तो बाहर कॉमन आया ही नहीं, जो चीज़ कॉमन नहीं है बाहर तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो 8 को लिख लिया। f रेज टू पावर 1 सेम टू सेम बाहर लिखा हुआ है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन, 2f और 16 में अगर आप देखें तो इधर f लिखा हुआ है, आखिरी वाली टर्म में f है नहीं, तो f तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन नंबर्स के लिहाज से देखें तो 2 और 16 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 मौजूद है। जब भी आपके टर्म्स में आने वाले नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मौजूद हो उसी को हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो 2 और 16 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो आप 2 को कॉमन के तौर पे लिख लेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब देखें पहली टर्म में से 2 बाहर कॉमन के तौर पे लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें, इसको ना लिखें, जस्ट f बचा हुआ है, f बाहर कॉमन के तौर पे नहीं है, इसको लिख लें। और आपको बता चुका हूं जब भी बाहर नेगेटिव साइन हो, आप ब्रैकेट्स लगा रहे हो या ब्रैकेट्स हटा रहे हो तो अंदर साइन लाजमी चेंज होते हैं। तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस होता तो माइनस कर देते। सो माइनस माइनस प्लस, तो आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब ये नंबर आ गया, नंबर के केस में हम यहाँ किस तरह लिखते हैं, आपने जो बाहर नंबर कॉमन लिया होता है आप उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 2 के टेबल में, क्योंकि 2 कॉमन लिया हुआ है, कितने टाइम्स 16 आता है, तो 2 8 टाइम्स 16 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक आप देख लें तो आपके पास जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन है वो एक जैसी आनी चाहिए, वो सेम आनी चाहिए। तो आप देखें दोनों राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है, वो f+80 लिखी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, जो चीज़ आपके पास सेम आ रही होगी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसको आपने एज इट इज एक दफ़ा लिख लेना, यानी आप यहाँ पर f+8 को एक दफ़ा लिख लेंगे। इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं, दोनों में एक जैसा था तो कॉमन निकाल लिया। और उसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी उसको भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बाहर f बचा, यहाँ पर -2 बचा, तो आप यहाँ पर लिख लें f-2 इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। इसमें किसी चीज़ को पहले और किसी को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, यही हमने करके दिखाना था, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर ये हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर f लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है h² + 2h - 120। अब आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो अगेन आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम इससे पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं, और उम्मीद है अब आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, तो मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी लेकर चलूंगा। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि आपने देखना होता है कि आपकी एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी लिखी होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, वो थी ax² + bx + c, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म है, यानी जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है, पार्ट 2 होती है, वो स्टार्ट में होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल x⁻1 वाली टर्म, यानी उसी वेरिएबल के ऊपर जो पावर 1 वाली टर्म है वो बीच में होनी चाहिए, और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपकी एक्सप्रेशन में जो लेटर यूज हुआ है या वेरिएबल आप कह लें h है, तो यहाँ पर h के ऊपर जो स्क्वायर है, यानी स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में है, इधर h⁻ वाली टर्म बिल्कुल सेंटर में है, और लास्ट में बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए था, तो लास्ट में बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी स्टेप नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में देखना है कि क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों टर्म में कोई भी एक जैसी चीज नहीं है, ना तो कोई वेरिएबल या लेटर ऐसा जो कि तीनों टर्म्स में हो, और ना ही तीनों टर्म्स के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसको डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर 1 के अलावा मौजूद हो। तो इसलिए इसके अंदर कुछ कॉमन भी नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 भी आपके पास क्लियर हो गया। अब आपने करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, जो आपकी पहली टर्म का कॉफिशिएंट होता है, यानी पहली टर्म में जो आपको एज अ कॉफिशिएंट नजर आ रहा होता है, उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पे पहली टर्म h² है, h² के साथ एज अ कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ ना लिखा हो तो आप खुद से वहां पर 1 लिख सकते हैं। तो आपने इस 1 को बेसिकली लास्ट वाले नंबर यानी -120 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 को आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -120 के साथ, तो आपको पता है जब भी कोई पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है आंसर में नेगेटिव नंबर ही आता है। सो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। सो 1 को 120 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ये आपने स्टेप नंबर 3 भी कर लिया। अब रह गया स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में आपने 2 स्टेप्स करने हैं। आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी स्टेप नंबर 3 वाला नंबर -120 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म बोलते हैं 2h को, यानी पॉजिटिव 2h को। इसमें आपने इस लेटर या वेरिएबल को इग्नोर कर देना है, जस्ट इस कोएफिशिएंट को कंसीडर करना है जो कि है +2। तो ये आपको मिलना चाहिए, ये आप यहाँ पर लिख लें। तो ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -120 आए, उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करके 2 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स बिल्कुल हैं। आपको पता है कि अगर हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 120 आता है। आप इसके अलावा कोई नंबर चूज नहीं कर सकते, बस वही चूज करेंगे आप जो आपकी इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन को पूरा करे, उन्हीं को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने एक नंबर लिखा है कि 12 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 120। तो अब मसला ये है कि हमें -120 चाहिए, +120 नहीं चाहिए।
चाहिए, क्योंकि 12 और 10 तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 120 देंगे, नेगेटिव 120 नहीं देंगे। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है, वो ये है कि जब आप इस पहले स्टेप में नंबर्स लिख लें तो उनमें से जो बड़ा नंबर होता है उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो मिड टर्म के पीछे था। तो आपके मिड टर्म 2h है, उसके पीछे प्लस था, तो यहाँ पे 12 और 10 में से 12 बड़ा, 12 के पीछे प्लस होना चाहिए, वो ऑलरेडी आप कह लें प्लस है, ना भी हो तो आप खुद से समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये साइन लगा लेने के बाद भी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर ना बन रहा हो तो जो दूसरा नंबर होगा उसका आपने साइन चेंज करके देख लेना है। तो दूसरा नंबर 10 है, ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बना दीजिएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना दीजिएगा। ये पॉजिटिव 10 है तो आप यहाँ पर क्या कर लें, नेगेटिव 10 कर लें। और अब आप देखें जब पॉजिटिव 12 को नेगेटिव 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 12 10 टाइम्स 120 होगा, यानी नेगेटिव 120 ही आएगा। यानी ये पहला स्टेप तो आपका क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 4 का। अब दूसरे स्टेप में बस ये देखना है कि क्या इन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके 2 भी मिलता है या नहीं। तो मैं पहले ये वाला नंबर पॉजिटिव 12 और दूसरा नंबर नेगेटिव 10 भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि अगर आप इनको सॉल्व करें, यहाँ पे 12 लिखें, बीच में प्लस का साइन, और इस नेगेटिव 10 को इस तरह ब्रैकेट में रखें और सॉल्व करके देख लें। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 10, वैसे 12 माइनस 10 कितना होता है, वो होता है 2, और साइन बड़ी वैल्यू का 12 बड़ी है, उसके पीछे कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव, तो ये भी कितना आएगा, पॉजिटिव 2। तो देखिए आपका ये स्टेप नंबर 4 का स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। तो जब ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं इस तरीके से, तो इसका मतलब है आप अपनी मिड टर्म ब्रेक इजीली कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहली टर्म लिखनी है जो कि है 1h²। इस 1 को आप लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में से जो पहला नंबर था वो 12 है, उसके पीछे कोई साइन ना हो तो प्लस लिखना है, यहाँ पे पहले से प्लस लिखा हुआ तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12। इधर इसके साथ ये वाला ही लेटर आएगा जो बीच में लिखा होता है, यहाँ पर h है तो इधर भी आप h ही लिखेंगे। आगे दूसरा नंबर लिखना है, दूसरा नंबर आपने नेगेटिव 10 चूज किया हुआ है, आपने इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर के साथ कोई साइन ना हो फिर तो डेफिनेटली प्लस ही लिखेंगे, लेकिन अगर आपके नंबर के पीछे माइनस का साइन हो तो फिर माइनस ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -10, ये आपका दूसरा नंबर था, इसके साथ भी वही सेम वेरिएबल या लेटर आप कह लें h, वो आप लिखेंगे, और लास्ट वाला नंबर -120 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इनमें पेयर वाइज कॉमन निकालना है, पहले इन दो में कॉमन ढूंढे, फिर इन दो में कॉमन ढूंढे। तो 1h² और 12h में क्या कॉमन है, नंबर्स के लिहाज से देखें तो 1 और 12 है, 1 और 12 को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 1 है, तो 1 को आप कॉमन के तौर पे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो बेहतर है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर वेरिएबल या लेटर के केस में देख लें तो यहाँ पे एज अ लेटर h² लिखा हुआ है, यहाँ पर जस्ट h है, तो दोनों टर्म में सेम लेटर h मौजूद है। तो ऐसा जब आपके पास हो जाए कि कोई वेरिएबल या लेटर आप कह लें आपकी तमाम टर्म्स में आ रहा हो, जिस पार्ट्स का फर्क हो, जिस तरह यहाँ पर h के ऊपर पार्ट 2 है और इस वाले h के ऊपर पार 1 है, तो जिस लेटर या वेरिएबल के ऊपर छोटी पार होगी उसको आप कॉमन के तौर पे लिखेंगे। तो h² और h⁻1 में h⁻1 को आपने कॉमन के तौर पे लिखना है, क्योंकि इस h के ऊपर 1 पार है और 1 2 से छोटा होता है, तो इसलिए h⁻1 को ही हम एज अ कॉमन यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। 1h² में से 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो चीज़ बच जाती है कॉमन के अलावा उसको अंदर लिखते हैं। 1 को आप लिख भी सकते हैं तो ठीक है, ना लिखें तो भी बेहतर है। तो यहाँ पर अब h² है, h² में से आप देख सकते हैं h² का मतलब होता है h × h, तो एक h तो बाहर लिखा हुआ है, तो एक h अभी भी बचा हुआ है, इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे पहली टर्म में से। तो यहाँ पर आ गया h, आगे प्लस का साइन। 12h में से आप देखें 12 तो बाहर कॉमन नहीं है, जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको अंदर लिखते हैं, यानी 12 को लिखा जाएगा। h⁻1 बाहर मौजूद है, जो चीज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, सो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लिया, आगे माइनस का साइन आएगा। अब 10h और 120 में से देखना है, तो h तो दोनों टर्म्स के अंदर नहीं आ रहा, आखिरी दो टर्म में, तो h तो कॉमन नहीं है। तो 10 और 120 को अगर आप नोटिस करें तो 10 और 120 को डिवाइड करने वाले बहुत से नंबर हैं। ये दोनों नंबर्स आप कह लें 2 पर भी डिवाइड होते हैं, ये दोनों नंबर्स आप कह लें 5 पर भी डिवाइड होते हैं। तो हमने जब भी आपके टर्म्स में कोई नंबर हो उनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर ढूंढना होता है। तो 2 पर भी डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, 5 पे भी होते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर अगर आप नोटिस करें तो 10 है, जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है। तो नंबर के केस में सबसे बड़ा नंबर ही कॉमन के तौर पर लिखा जाता है, तो आप 10 को ही यहाँ पर कॉमन के तौर पर लिखेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो 10h में से 10 तो बाहर लिखा हुआ है सेम टू सेम, इसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। h बाहर कॉमन नहीं है, इसको आप लिखेंगे। और जब भी बाहर नेगेटिव का साइन हो, आप ब्रैकेट्स लगा रहे हो तो अंदर साइन चेंज होता है, माइनस हो तो प्लस कर देना है, प्लस हो तो माइनस कर देना है। ये माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 120 के लिए आपने बाहर जो कॉमन लिया होता है उस नंबर का टेबल पढ़ना होता है। तो यहाँ पर 10 लिया हुआ है तो आप 10 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे ये वाला नंबर कितने टाइम्स आता है। तो 10 को 12 से करें, 10 12 टाइम्स 120 होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 12 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब आपने देख लेना है ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो आपने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की है। तो दोनों में आप देख सकते हैं h+12 है, तो अगर आपके पास ये दोनों सेम चीजें आ रही हैं इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक आपने बिल्कुल ठीक की है। अब आपने क्या करना है, जो चीज सेम है इसको एक दफा लिख लेना है, h
h+12 दो दफ़ा है, इन दोनों को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक दफ़ा इस तरह लिख लें h+12, और जो चीज़ बाहर बच जाती है ब्रैकेट्स के उनको मिलाकर भी राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेना। यहाँ पर बाहर h बचा हुआ है, यहाँ पर आप h लिख लें, यहाँ पर 10 -10 बचा हुआ है, आप यहाँ पर -10 लिख लें, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स, इस तरह इनको लिख लें। आप h+12 को पहले और h-10 को बाद में भी लिख सकते हैं, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। तो f पार्ट का आपके पास आंसर आ गया h-10 मल्टीप्लाई बाय h+12। आपने अपने एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास f पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है k² - 4k - 12। अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो अब मैं पीछे काफ़ी सारे पार्ट्स कर चुका हूँ, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। हम चीज़ों को अब जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए, कि हमारी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं ax² + bx + c को, यानी जो भी एक्सप्रेशन इस जैसी दिख रही होगी उसी को हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, जिसके अंदर जो पार्ट 2 वाली टर्म है वो पहले होनी चाहिए, उसके बाद सिंपल पार्ट 1 वाली टर्म होनी चाहिए और लास्ट में कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो हमारी एक्सप्रेशन भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास जो लेटर k मौजूद है, या आप इसको वेरिएबल भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे k जो है इसके ऊपर पार्ट 2 है, यानी स्क्वायर वाली टर्म पहले है, इसके बाद k⁻² वाली टर्म बिल्कुल सेंटर में बीच में है और लास्ट में कांस्टेंट है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 में देख लेना होता है कि आया कि इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो आपकी इन तीनों टर्म में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, ना तो वेरिएबल्स और लेटर के लिहाज से, और ना ही इन तीनों टर्म में कोई ऐसा नंबर है जिनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर मौजूद हो। तो इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन भी मौजूद नहीं है। कॉमन होता तो फाइंड आउट कर लेते, उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, जो आपकी पहली टर्म होगी वेरिएबल या जो भी लेटर वहाँ पे लिखा होगा उसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई आपने करना होता है। यहाँ पर k² लिखा हुआ है, k² का कोफिशिएंट यानी उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ ना लिखा हो तो आप खुद से वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया है। तो अब आपने इस 1 को लास्ट वाले नंबर यानी -12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -12। और आपको पता है हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में नेगेटिव नंबर ही आता है। आप यूँ भी समझ सकते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 12 1 टाइम्स कितना होता है 12। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में आपने 2 स्टेप्स करने हैं। पहले तो ये कि आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके स्टेप 3 वाला नंबर यानी -12 है, और उन्हीं 2 नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म जो कि हमारे पास एक्सप्रेशन में है -4k वो मिले। अब इसमें आप k को इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे इसके कोफिशिएंट को यानी -4 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। यानी 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करके -4 आए। अब ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे जो हमारी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करें। तो आपने याद रखना है आपके पास जो 2 नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर लिखने लगा हूँ, एक है 6 और एक है 2। अगर आप 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है यानी -12 चाहिए, जबकि 6 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके तो +12 आता है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप स्टेप नंबर 1 में नंबर लिख लें तो इनमें जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक के मिड टर्म के पीछे है। अगर वो नहीं होगा तो आपने यहाँ पर लगा देना। यहाँ पे मिड टर्म है 4k, उसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो 6 और 2 में से 6 बड़ा है, उसके पीछे नेगेटिव साइन होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख लें। तो देखें इस तरह करने के बाद आपने दोबारा चेक करना है। तो अब आप नोटिस करें कि जब -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो पॉजिटिव है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 6 2 टाइम्स 12 हो जाएगा, यानी -12 आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। 2 नंबर ऐसे मिल गए -6 और 2 जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आ रहा है। अब इन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे यही 2 नंबर्स ऊपर से उतार रहा हूँ, ऐड करने के बाद -4 भी मिलना चाहिए और वो मिलता है। यहाँ पे देखें -6 है और ये +2 है, प्लस माइनस माइनस होता है यानी माइनस करना है। 6 में से 2 माइनस करें 4 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 का, उसके पीछे माइनस है तो -4। तो देखिए ये स्टेप भी क्लियर हो गया। यानी 2 नंबर ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके -12 और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करके मिड टर्म यानी -4 मिल जाती है। तो अब आपने इसको जस्ट लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, पहले टर्म को एज इट इज उतार लें इस तरीके से। अब आगे यहाँ से लिखें स्टेप नंबर 2 से। यहाँ पे पहला नंबर -6 ढूंढा था, यहाँ पे -6 लिखें, उसके साथ वही वेरिएबल या लेटर आप कह लें आता है जो मिड टर्म के साथ होता है, यहाँ पर k है तो आप भी k लिखेंगे। आगे दूसरा नंबर आपने +2 ढूंढा हुआ है तो +2 लिखें, उसके साथ भी सेम लेटर k लिखना होता है और लास्ट वाले टर्म को आप एज इट इज नोट डाउन कर लें ऐसे। अब आप पहली 2 टर्म में से अलग से कॉमन निकालेंगे, अगली 2 टर्म में से अलग से। तो पहली टर्म में अगर आप देखें नंबर्स के लिहाज से यहाँ पे 1 और 6 है, 1 और 6 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही मौजूद है, तो 1 को आप कॉमन यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। 1 के अलावा कोई नंबर होता तो लाजमी लिखते। तो अगर आप लेटर्स की बात कर लें तो यहाँ पे k² है, यहाँ पर k है।
तो आपकी दोनों टर्म में के आ रहा है, बस पार का फर्क है। तो जब भी आपके टर्म्स में कोई सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद हो लेकिन पार का फर्क हो, तो आप उस वेरिएबल या लेटर को कॉमन के तौर पे लिख लेते हैं जिसके ऊपर छोटी पार होती है। तो पहले के ऊपर पार 2 है, दूसरे के ऊपर पार 1 है, तो के रेज टू पार 1 को आप लिखेंगे कॉमन के तौर पर, क्योंकि 1 छोटा होता है 2 से, 1 छोटी पार है, तो इसका मतलब के रेज टू पार 1 वाली टर्म को आप एज अ कॉमन बाहर लिख लेंगे। आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे, तब देखना है जो चीज़ कॉमन के अलावा बच जाएगी उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर 1 के स्क्वायर है, 1 आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं तो भी ठीक है, ना लिखें तो बेहतर है। तो के स्क्वायर में से एक के बाहर है, के स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है के मल्टीप्लाई बाय के, तो एक के बाहर लिखा जा चुका है, तो जो बच गया वो आपने अंदर लिखना है, यानी सिंगल के यानी के रेज टू पावर 1, उसको आप अंदर लिख लें। आगे माइनस का साइन, 6 के में से 6 तो बाहर कॉमन नहीं आया, इसको तो लिखना पड़ेगा, और के बाहर एज इट इज सेम टू सेम मौजूद है, जो चीज़ बाहर सेम टू सेम हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आगे प्लस का साइन, 2 के माइनस 12 में से कॉमन देखना है, तो देखिए दोनों में के आना चाहिए था लेकिन दोनों में के मौजूद नहीं है, तो के तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। 2 और 12 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 मौजूद है, तो जब आपके नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर मौजूद हो उसी को आप कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो 2 और 12 को डिवाइड करने वाला नंबर सबसे बड़ा 2 मौजूद है, तो आप 2 को कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। आगे ब्रैकेट्स, अब देखिए 2 के में से 2 बाहर लिखा जा चुका है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर नहीं लिखना, जस्ट के देखना है, के यहाँ पर बाहर नहीं लिखा हुआ, इसको अंदर लिख लेंगे। आगे माइनस का साइन, यहाँ पे नंबर है, नंबर के केस में आपने बाहर जो नंबर कॉमन लिया होगा उसका टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2 लिया हुआ है कॉमन, तो 2 का टेबल पढ़ें और देखें 12 कितने टाइम्स आता है, तो 2 6 टाइम्स 12 होता है, तो इस नंबर की जगह पे आप लिखेंगे 6। तो आपने यहाँ तक कर लिया। तो जब भी आपकी ये दो ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन सेम आ जाए इसका मतलब आपने चीज़ों को बिल्कुल ठीक किया है। तो आपने क्या करना है कि जो इन ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है उनको भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है और लिखना है, और जो दो चीज़ें सेम आ रही है उनको एक दफ़ा लिख लेना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाहर क्या लिखा हुआ है, के और +2, तो इनको मिलाकर k+2 एक दफ़ा लिख लें इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और जो चीज़ रिपीट हो रही है यानी यहाँ भी k-6 था, यहाँ भी k-6 था, इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है। इसको भी कॉमन निकालने कहते हैं कि आपने k-6 को एक तरह का कॉमन ही निकाल लिया। तो आपने अपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, यानी उसको प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में बदल लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये आपका हो गया जी पार्ट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर H लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर H में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है m² - 20m - 21। तो अब आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो अगेन हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करना है, जिसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने ये देखना होता है कि आपकी एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिखनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ax² + bx + c, यानी आपकी एक्सप्रेशन इस जैसी दिखनी चाहिए, जिसमें सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो आपकी एक्सप्रेशन में, उसके ऊपर जो पार्ट 2 वाली टर्म हो वो स्टार्ट में हो, उसी वेरिएबल के ऊपर जो पार्ट 1 वाली टर्म बने वो आपके पास बिल्कुल सेंटर में हो, और लास्ट में c यानी कांस्टेंट हो। तो आपकी एक्सप्रेशन भी पहले से इस फॉर्म में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टार्ट में टर्म लिखी हुई है वो है m², जिसके ऊपर पार्ट 2 है, यानी पार्ट 2 वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में है, और दूसरी टर्म जिसमें पार्ट 1 होनी चाहिए आपके वेरिएबल या लेटर के ऊपर वो बिल्कुल सेंटर में है, और लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए लास्ट में कांस्टेंट है जो कि -21 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपकी एक्सप्रेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 ये देखना होता है कि आपकी तीनों टर्म में कोई चीज़ एक जैसी तो नहीं, कॉमन तो नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि आपने ये देखना पड़े कि आपके तीनों टर्म में कोई सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद तो नहीं है, या आपके तीनों टर्म में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर मौजूद तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने कॉमन फाइंड आउट कर लेना है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपकी तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास भी तीनों टर्म्स के अंदर आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी केस नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई सेम वेरिएबल या लेटर तीनों टर्म में मौजूद है, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर मिलता हो। इसका मतलब कॉमन भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं पिछले पार्ट्स में एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, आप पिछले पार्ट्स को और अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा बच गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना होता है, जो आपकी पहली टर्म होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 मेंशन्ड होगी, आपने उस वेरिएबल या उस लेटर का जो कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास जो पहली टर्म है वो है m²। तो m² का कोई भी कोफिशिएंट यानी उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा होगा आप खुद से वहां पर 1 लिख लीजिएगा। तो अब आपने इस m² के कोफिशिएंट को यानी 1 को लास्ट वाले नंबर -21 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो लास्ट वाला नंबर आपके पास है -21, तो अब हम करवा लेते हैं। तो आपने जो कोफिशिएंट था 1 पहले वाली टर्म का उसको और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में है -21। तो जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर में नेगेटिव नंबर ही आता है। यूँ भी कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस लिखिए 1 को 21 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। अब आपने स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, आपने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके स्टेप नंबर 3 वाला नंबर यानी -21 ही आए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने के बाद मिड टर्म मिले। मिड टर्म का मतलब है -20m।
तो आपने इसमें जो ये वेरिएबल या लेटर होता है इसको आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है, जस्ट इसके कोफिशिएंट पे फोकस करना है जो कि -20, वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके -21 आए और उसी नंबर को ऐड करके -20 भी मिले। अब याद रखिएगा जब भी आपके पास ऐसे यहाँ पर नंबर्स हों जो कि कंसेक्टिव हों, यानी एक के बाद एक आने वाले हों, जैसे देखें 20 के बाद 21 आता है, तो इस तरह के केस में आपने इन्हीं में से किसी एक नंबर को ट्राई करके जरूर देख लेना है। अक्सर औकात वही नंबर्स आपको हेल्प करते हैं मिड टर्म ब्रेक करने में। जिस तरह आप यहाँ पर देखें, अगर मैं 21 को यूज करूं तो आपको पता है कि 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 21 आता है। और मैं अभी इन्हीं नंबर्स को देखिएगा ऐड करके -21 भी बना दूंगा। कैसे? अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी आप यहाँ पर दो नंबर्स लिख लेते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो मिड टर्म के पीछे होता है। यहाँ पे मिड टर्म थी 20, उसके पीछे नेगेटिव था, तो 21 और 1 में से 21 बड़ा, इसके पीछे नेगेटिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप खुद से लगा देंगे, मैंने खुद से लगा दिया। और अब आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये वाला नंबर बनता है नहीं बनता। तो अब आप नोटिस करें, पहले तो नहीं बन रहा था क्योंकि पहले तो 21 पॉजिटिव था, 1 भी पॉजिटिव था, तो मल्टीप्लाई करके 21 ही मिल रहा था। लेकिन अब आप देखें कि -21 को +1 से करेंगे तो -21 ही आएगा। अब आपने ये पहला स्टेप वेरीफाई कर लिया, अब दूसरे को करना है। अब आप इन्हीं दो नंबर्स को नीचे भी लिख लें तो देखिए -21 में अगर +1 कर दें तो प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 1 माइनस करेंगे 20 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 21 का आएगा तो -20 आएगा। इसका मतलब आपको दो नंबर्स ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके -21 भी मिलता है और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके -20 भी मिलता है। तो आपके सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। अब आपने जस्ट लिख लेना है, तो पहली टर्म 1m² को आप एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इस स्टेप नंबर 2 से लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -21, तो आप इसको लिखेंगे, इसके साथ वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो यहाँ पे मिड टर्म के साथ होता है यानी m। यहाँ पे आगे आप देखें अगला नंबर आपका +1 है, आप +1 लिखेंगे, इसके साथ वही वेरिएबल या लेटर आएगा जो मिड टर्म के साथ होता है, यहाँ पर भी m, और लास्ट वाली टर्म -21 को आप एज इट इज लिख लेंगे। अब आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है। पहले आप इन दो टर्म में से देखें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। तो नंबर्स की बात कर ले तो 1 और 21 को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर 1 के अलावा नहीं है, तो आप यहाँ पर 1 कॉमन लिख भी सकते हैं। स्टार्ट में 1 कॉमन ना भी लिखें तो बेहतर है। तो वेरिएबल या लेटर की बात करें तो यहाँ पर m² है, यहाँ पर सिंपल m है। तो जब भी आपकी टर्म में कोई सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद हो, जिन जो हो तो सेम लेकिन उनके ऊपर पार्ट्स का फर्क हो, जिस तरह यहाँ पर m के ऊपर पार्ट 2 है और इधर m के ऊपर कोई पार्ट नहीं यानी पार्ट 1 है, तो ऐसे केस में जिस वेरिएबल लेटर के ऊपर छोटी पार होती है उसको आप कॉमन के तौर पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 2 से छोटा है, तो इसलिए आप इस वाले m को जिसके ऊपर ये पार 1 है इसको कॉमन के तौर पे बाहर लिख लेंगे। और कुछ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब कॉमन के अलावा जो चीज़ बच जाती है उनको ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखना होता है। तो 1m² में से 1 तो आप यहाँ पर लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो बेहतर है। तो m² को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो m² का मतलब होता है m × m। तो एक m तो है वो बाहर मौजूद है, बाहर लिखा जा चुका है, तो एक m अभी भी बच गया, इसी को आप लिख लें यानी m⁻1 को आप यहाँ पर लिख लेंगे। नेगेटिव साइन 21 तो बाहर कॉमन ही नहीं आया, जो चीज़ कॉमन ही नहीं आई उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 21 को लिखेंगे। m⁻1 सेम टू सेम बाहर मौजूद है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर मौजूद हो विद सेम पार तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए m⁻1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे प्लस का साइन। अब आप देखें इन दो टर्म में से क्या कॉमन है, यहाँ पर m है, आखिरी में m नहीं है, यहाँ पे 1 और 21 लिखा हुआ है, 1 और 21 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर 1 ही मौजूद है। इसका मतलब इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, उसको लिखना होता है, और जब कोई पीछे साइन लगाओ तो यहाँ पर 1 को लिखना लाजमी है, 1 को मेंशन करना लाजमी है। स्टार्ट में 1 होता तो ना लिखते वो बेहतर था, यहाँ पर 1 लिखना लाजमी क्योंकि ये प्लस के बाद लिखा है। तो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता हमेशा उसमें 1 कॉमन होता है, आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और जब भी आपकी टर्म में कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ 1 कॉमन हो, तो अंदर वाली चीज़ों को एज इट इज उतार लेते होते हैं। और अगर बाहर साइन नेगेटिव होता तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर वो भी नहीं है, जस्ट पॉजिटिव है तो साइन भी वही आएंगे। तो आप पहली टर्म 1m को वैसे उतार सकते हैं, इसमें इस 1 को ना लिखें तो बेहतर है क्योंकि 1 बाहर आप कॉमन ले चुके हैं, जस्ट m लिख लें। अगर लिख भी लेंगे तो भी इसका मतलब 1m ही होता है। आगे आप माइनस का साइन वैसे लिखें, 21 भी वैसे आएगा क्योंकि बाहर कॉमन नहीं है, जो चीज़ बाहर कॉमन ना हो उसको एज इट इज अंदर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो जब अगर आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन सेम आ जाए, इसका मतलब आपने अपनी मिड टर्म ब्रेक ठीक तरीके से की है। अब आपने अगला स्टेप क्या करना होता है कि जो चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होती है, जैसे यहाँ पर m लिखा हुआ है और यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, इनको मिलाकर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना होता है। जैसे मैं लिखने लगा हूँ, यानी ये वाला m और ये वाला +1 मिलाकर इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। और उसके बाद जो एक्सप्रेशन आपके पास सेम आ रही होती है, यानी जिन ब्रैकेट्स के अंदर सेम एक्सप्रेशन होती है, जिस तरह यहाँ पर भी m-121 है, m-21 है, यहाँ पर भी m-21 है, उनको दोनों को जो चीज़ सेम आ रही होती है एक दफ़ा लिख देना होता है। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों को एक दफ़ा लिख देता हूँ m-21। इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं, हम एक तरह का m-21 को कॉमन ही निकाल रहे होते हैं। तो अब आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया।
आप पहले m-21 और बाद में m+1 भी लिख सकते हैं, इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो अब आपकी एक्सप्रेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गई, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट नंबर H खत्म हुआ। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।